गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज देयर? नेम ऑफ चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पिछले वाले अध्याय में हमने क्या पढ़ा है? हमने मोशन के बारे में पढ़ा है ना, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ा। कैसे पढ़ा? तो भैया पोजीशन क्या है उसका, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्नड इन previous chapters, है ना। We saw that such a motion can be uniform or non-uniform। वहाँ हमने ये भी चीज़ देखा, ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ये या तो यूनिफॉर्म हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। बताया था हमने कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक समान गति से चलने वाला, एक समान वेग से चलने वाला, है ना। ठीक है ना। यानी समय के साथ अगर उसका क्या कहते हैं, गति चेंज हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन किसको कैसे डिफाइन करते हैं? एक ही कांस्टेंट मोशन। हाँ, स्पीड चेंज नहीं करता उसका, है ना। तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म है। और स्पीड अगर चेंज करता है तो उसके हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म होगा। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन। ठीक है, मोशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव रीड देयर। ये नहीं पता है हमको अभी तक कि भैया ये मोशन होता क्यों है। नहीं, कॉजेज ऑफ मोशन, व्हाट इज बिहाइंड मोशन, ये मालूम नहीं है। वाई डज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, ये भी नहीं पता है। क्यों बदलता है भाई ये स्पीड? समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे बदल जाता है, उसके पीछे क्या कारण है ना। डू ऑल मोशन रिक्वायर ए कॉज, और ये भी नहीं पता है कि जो इतने सारे मोशंस हैं सब में कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए तभी मोशन होगा। इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज। अगर मान लो बिना कारण के मोशन नहीं होता है और अगर कारण के मोशन होता है तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो कारण है उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज। ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सर्च क्यूरियोसिटीज। ये जितनी भी उत्सुकता है हमारी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, मोशन पैदा कैसे होता है, वेलोसिटी चेंज कैसे करती है, स्पीड बदलता कैसे है, और क्या सारे मोशन के पीछे कोई ना कोई कॉज होना ज़रूरी है, और अगर कोई कॉज है तो उस कॉज का नेचर क्या है। ये जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर में ये सारी जो हमारी उत्सुकताएं हैं, जो क्यूरियोसिटीज़ हैं, उसको समझने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। कह रहा है फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर। ये बहुत दिनों से जो हमारे यहाँ जो भी वैज्ञानिक हैं या जो भी फिलोसफर हैं उनको ये चीज़ पजल करता आ रहा है। क्या कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या कारण है ना। ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। अगर कि कोई बॉल रखा हुआ है ग्राउंड में, उसमें हम धक्का देते हैं तो वो हमेशा के लिए क्यों नहीं चलता है, रुक क्यों जाता है। ये सब बातें हमारे साइंटिस्ट को या फिलोसफर को बहुत दिनों से जो है पजल किए हुए है ना। कोई नहीं आज ही स्टार्ट हो गया ये बात, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने हिट किया और वो कुछ दूर चलने के बाद वो रुक गया तो इसका मतलब ये होता है, लोग मानने लगे कि भाई रुकना जो है नेचुरल चीज़ है, यानी रेस्ट जो है ऑब्जेक्ट का नेचुरल जो है स्टेट है। ये मानने के लिए लोग तैयार हो गए। कारण पता नहीं चल रहा था कि भाई मोशन होता है तो क्यों होता है, रुकता क्यों है तो क्यों रुकता है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉजेज, सो दे हैव क्या कहते हैं एज्यूम्ड व्हाट कि भाई यार रुकना, इसमें पूछने क्या बात है, रुकना तो नेचुरल स्टेट है, ये तो होना ही था। अगर हमने धक्का दिया तो उसको रुकना ही था क्योंकि ये उसका स्वभाव है। ऐसा लोग मानना शुरू कर दिया है ना। और ये माने बहुत दिनों तक ये बिलीफ रहा, दिस रिमेन द बिलीफ। ये तब तक ये विश्वास बना रहा जब तक कि गैलीलियो महोदय नहीं आगे सामने में।
अब ये गैलीलियो महोदय ने जो प्रयोग किया उसके बाद जो है उस बिलीफ में को चैलेंज मिला। ये जो हम लोग बिलीफ मान रहे थे, क्या बिलीफ था हम लोग का? रुकना नेचुरल स्टेट। यस, हम लोग ये बिलीफ मान रहे थे कि भाई इसमें कौन सी बात है, धक्का दिया तो कुछ देर में रुक गया। क्यों रुक गया? तो उसके कारण में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं अरे भाई ये तो नेचुरल सी बात है, रुकना ही नेचुरल स्टेट है, चलना जो है अननेचुरल है। बड़े हाँ, ये बातें बहुत दिनों तक चलता रहा, जब तक कि हमारे ये गैलीलियो महाशय जो है पिक्चर में नहीं आए। और गैलीलियो आया तो उनके पीछे पीछे न्यूटन साहब भी आ गए, है ना। और उन्होंने गैलीलियो के कंसेप्ट को पकड़ा न्यूटन साहब ने, और उससे एक नया कंसेप्ट डेवलप किया। आइजैक न्यूटन नाम था उनका, है ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मालूम है कि नहीं? नॉट ओनली इन फिजिक्स, ही वॉज द मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो। देयर इज ए ब्रांच इन मैथ नेम्ड कैलकुलस। पूछेगा हु इन्वेंटेड कैलकुलस? कैलकुलस को सर आइजैक न्यूटन। इतने महान वैज्ञानिक थे, और उनका मानना क्या था कि हम कुछ नहीं है। उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप तो इतने बड़े ज्ञाता हो, इतने ज्ञानी आदमी हो, हर विषय पर आपका कमांड है, मैथमेटिक्स फिजिक्स, है ना। उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं है। जैसे समुद्र के किनारे एक कंकर होता है ना, वो कंकर है हम, और ज्ञान क्या है? समुद्र है। इस समुद्र में कितने सारे है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये लो प्रोफाइल, जो एक्चुअल में नॉलेज वाला आदमी होता है वो ऐसे ही झुका होता है, समझ गए? ये पहचान है। जिस पेड़ में फल होता है वो झुका होता है, और जिसमें फल नहीं होता ऐसे खड़ा रहेगा, ठाट की तरह, ठूंठ की तरह, है ना। हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, औरों को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल भी जो लगता है इतना दूर कि भाई चढ़ के उस पर कौन तोड़ेगा, और कह रहा है कि हम बड़े। अरे बड़प्पन इसमें नहीं है भाई, बड़प्पन इसमें है कि तुम कितने लोगों को हेल्प कर सकते हो। बड़प्पन इसमें है भाई, बड़प्पन इसमें नहीं है कि हम इतना बड़ा हो गए, नारियल का पेड़ है हमारे ऊपर में, तोड़ ही नहीं सकता कोई। आम को देखो, खिलाता है, झुकता है, हवा देता है, आम से सीखो यार। बात समझे? कहने का मतलब है कि लो प्रोफाइल रखना चाहिए आदमी को। हमने कभी घमंड नहीं, जैसे घमंड खत्म, कहानी खत्म तुम्हारा। जैसे घमंड आ गई दिमाग में कि हम ही सब कुछ है, गया, उसी समय स्टॉपिंग हो गई, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, है ना। उन्होंने एक इंटायरली डिफरेंट अप्रोच मोशन को समझने के लिए लगाया। क्या अप्रोच था उनका? अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ फोटो दिखा जा रहा है, जस्ट सी द पिक्चर, है ना। द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट। जिस दिशा में तुम उसको धक्का दे रहे हो, हाँ, उधर जो है ट्रॉली मूव कर रही है, ठीक है। अगर आप ड्रॉर को खींच रहे हो, जिधर खींच रहे हो उधर निकल रहा है ड्रॉर, है ना, पुल कर रहे हो। या मान लो यहाँ पर हॉकी स्टिक से इसको हिट कर रहे हैं, है ना, तो स्टिक से हिट किया तो ये मूव किया, ऑल फॉरवर्ड, है ना। तो पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम धक्का देते हैं या खींचते हैं, पुल करते हैं या हिट करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन है, जैसे पहले रेस्ट में था तो आपने पुश किया तो मूव करने लगा, है ना, उसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आम जिंदगी में हम ये देखते हैं, डेली लाइफ में हम ये ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो स्थिर है, स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, जो स्टेशनड है, जो खड़ा है ना, तो उसको मूव करने के लिए कुछ एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना एफर्ट के नहीं मूव करता कोई ऑब्जेक्ट। अगर ये मान लो यहाँ है, इसको अगर मूव कर रहे हैं तो हम एफर्ट लगा रहे हैं ना भाई, हैं, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको रोकना है, तो उसके लिए भी हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। यानी फॉर मूवमेंट और फॉर स्टॉपिंग वी नीड सम एफर्ट टू पुट देयर, है ना। वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज ए मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हम लोग नॉर्मली जो है इसको इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं कि जो है
है ना, कि ये जो है पुश है, हिट है या पुल है ना। तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर पुश करते हैं, हिट करते हैं या पुल करते हैं, तो हम उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो बेसिकली बेस्ड है पुश पे, हिट पे या पुल पे, है ना। ये जो किसी चीज़ को हम लोग धक्का देते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं या किसी चीज़ को हिट करते हैं, इसी पर बेस्ड है हमारा कंसेप्ट फोर्स का। क्या चीज़ का? फोर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कह रहा है इसमें कि द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन पुश, हिट और पुल। ये फोर्स की जो बात आ रही है ना, जब हम पुश की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं या हिट की बात करते हैं, तभी फोर्स की बात आ रही है ना। अब हमको सोचना चाहिए, लेट अस नाउ पॉन्डर ओवर अ फोर्स, कि है क्या फोर्स, है क्या, है ना, व्हाट इज इट। इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, देखा आपने फोर्स को, नो बडी हैज़ सीन। आपने उसको टेस्ट किया है, आपने उसको फेल्ट किया है, महसूस किया है? नहीं, हमने फोर्स को महसूस नहीं किया है, हमने फोर्स को देखा नहीं है, हमने फोर्स को स्मेल नहीं किया है, हमने फोर्स को टेस्ट नहीं किया है। क्या किया है हमने? हमने फोर्स के इफ़ेक्ट को महसूस किया है। क्या इफ़ेक्ट था कि ऑब्जेक्ट में हमने धक्का लगाया, फोर्स लगाया, पुश किया तो मूव कर रहा है, मूविंग वाज इफेक्ट, मूव कर रहा था, हमने फोर्स लगाया, रुक गया, स्टॉपिंग वाज इफेक्ट। तो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, नॉट फोर्स। फोर्स को हमने नहीं देखा, लेकिन फोर्स के इफेक्ट को देखा है। फोर्स महसूस भी तो होता ही है ना। फोर्स क्या, फोर्स का इफेक्ट ना महसूस होता है यार, बुर्बक है ये, इफेक्ट्स महसूस होता है। फोर्स क्या है? फोर्स अपने आप में कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे पास अंदर बहुत फोर्स है, तुम निकाल भी नहीं किया IIT, तो बकवास है यार। अच्छा IIT कोई इफेक्ट ही नहीं है, फोर्स लेके क्या करोगे? अरे फोर्स अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसका इफेक्ट नहीं हो। इफेक्ट चाहिए ना भाई, बारे पढ़े जा रहे हैं, रिजल्ट आगे हो ही नहीं रहा, तो इफेक्ट चाहिए नहीं, इफेक्ट चाहिए। हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, फोर्स के इफेक्ट को हम देख सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोर्स को नहीं कर सकते। बेसिक डिफरेंस समझ गए हैं? इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं? तो भाई वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। कैसे? तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब फोर्स हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग जब करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग करने से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में मोशन आता है। ठीक है, दे मूव बिकॉज वी मेक ए फोर्स एक्ट ऑन देम। ये कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करते हैं? क्योंकि हम उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, कह रहे फ्रॉम योर studies in earlier classes you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object। पहली क्लास में आपने पढ़ा है फोर्स का इफेक्ट, पढ़ा था क्या कि फोर्स जो है क्या करती है, मोशन तो लाती है, स्पीड को भी चेंज कर सकती है, वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, अगर डायरेक्शन चेंज कर जाए तो वेलोसिटी भी चेंज कर जाए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को जो है फोर्स चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है ना, साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या कर रहा है फोर्स जो है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, तो मतलब स्पीड को चेंज कर सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ? वो वही न्यूटन, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूँ। हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं जी बताओ। 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड। 5 जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं ना भाई। 5 मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड है ना। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी हो गया, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वही बात हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ है स्पीड। स्पीड कुछ नहीं है अपने आप में,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब वेलोसिटी जब हो गया तो उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बात समझे। लेकिन अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज करता है फोर्स लगाने से, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है तो वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये सब काम फोर्स कर सकता है। कह रहा देखिए इन फिगर 9.2 आपके बुक में, क्या ये स्प्रिंग है, उसको दबा दिया ऐसा हो गया, खींच दिया तो ऐसा हो गया, फैल गया। स्प्रिंग एक्सपेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर ये स्प्रिंग है इसको आप खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो ये फैल रहा है, ठीक है। ये रबर बॉल है, रबर बॉल को आप दबा रहे हो तो ये दब रहा है ना। यानी ये क्या है, फोर्स का इफेक्ट है, एक्सपेंड कर देना, दबा देना, ये सब इफेक्ट है। तो हम फोर्स को नहीं समझ सकते लेकिन हम फोर्स के इफेक्ट को समझ सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। हाँ। इसीलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, ये भी समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके हम लोग न्यूटन का लॉ वगैरह जो है ना उसमें हम लोग बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा बुक में फिगर दिया हुआ है कि एक वुडन ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, इससे दो धागे लगे हुए हैं ना, 2 strings आर देयर, एक्स एंड वाई आर टाइड टू द 2 अपोजिट फेसेज ऑफ द ब्लॉक। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है ना, अपोजिट फेसेज। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। वाह, दूसरा क्या मतलब होता है अपोजिट का, बताओ। अपोजिट मतलब सामने, हमारे आमने सामने कोई बैठा हुआ है तो अपोजिट मी, ये भी मतलब है। तो इसके अपोजिट, एक्स के अपोजिट एक्स के सामने है ना भाई। उल्टा तो उल्टा क्या, तुम लिटरल मीनिंग बता दिए यार। पोजिशनिंग में बताओ ना अपोजिट का मतलब क्या है। अपोजिट पोजीशन मतलब सामने है वो, है ना। तो यहाँ एक्स और वाई है ना, द ब्लॉक, इस पर हम जो है एक्स वाई स्ट्रिंग से बांध दिया इसको, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अगर मान लो हम एक्स को खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, द ब्लॉक बिगिन टू मूव टू द राइट। किधर घूमेगा ये, राइट की तरफ, दाएं की तरफ। और वाई पर फोर्स लगाएंगे तो किधर घूमेगा, लेफ्ट की तरफ। अच्छा, सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग वाई द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट, बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड विथ इक्वल फोर्स, लेकिन अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, एक्स की तरफ से भी हम उतना ही लगा रहे हैं फोर्स, वाई की तरफ से भी उतना ही लगा रहे हैं, तो क्या मूवमेंट होगा ब्लॉक में, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल। तो इसका क्या मतलब कि यहाँ पर हम फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स तो लगा ही रहे ना भाई, लेकिन फोर्स का इफेक्ट जो हो रहा है वो जीरो है, ब्लॉक इज नॉट मूविंग। अगर ऐसा होता है कि आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्स हैं। क्या है, सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स की उस फोर्स को बोलेंगे जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है, नियरेस्ट में है तो इसमें यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है कैसे, जब अनबैलेंस फोर्स लगता है। बैलेंस का मतलब इक्वली इधर से भी उतना ही लग रहा है, राइट से भी उतना ही, लेफ्ट से भी उतना। तो 5 न्यूटन का बल अगर मान लो इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, तो इट हैज बैलेंस्ड इट, नहीं तो देयर इज नो मूवमेंट इन द ब्लॉक। तो बैलेंस फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज नहीं ला रहा है, जैसा है वैसा ही। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे कि भैया मोशन कौन लाएगा, बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, बात समझे। तो ये देखिए फोर्स लगता हो लेकिन फिर भी कोई मोशन न हो, ऐसा हो सकता है। जैसे ये दीवार का छत है, इस पर भी बहुत सारा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, पुलिंग पुशिंग फोर्स आ गया, बट इट इज़ नॉट मूविंग ना, बैलेंस फोर्स है, सब तरफ से बैलेंस करके खड़ा है, पुल खड़ा है वहाँ, बात समझ रहा है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ खड़ा है तो क्या उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, उसमें भी लग रहा है फोर्स, हो सकता है बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स लगेगा तो खड़ा रहेगा, बात समझे। यानी बैलेंस फोर्स जो है उसमें मोशन नहीं ला सकता, मतलब हर चीज़ में हमेशा
फोर्स लग ही रहा होता है। फोर्स तो बहुत तरह का लगता है, लगता मतलब ही रहता इसके ऊपर भी फोर्स लग ही रहा है। लग ही रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। यही तो पढ़ेंगे भैया। इंजीनियर जो बनता है कोई तो क्या पढ़ता है, सिविल इंजीनियर बन जाओगे तो क्या पढ़ता है, करता क्या है। अब पुल बनाओगे, पुल पे कौन कौन सा फोर्स लगता है, नहीं जो नहीं तो वहाँ पर देखना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा वहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको बैलेंस करके तब जो है जाके पुल बनाया जाता है। उसमें सारा चीज़ देख लिया जाता है, कितने एंगल पे उठाना है, कितने एंगल पे कम करना है, ताकि फोर्स बैलेंस हो। फोर्स को बैलेंस ही करोगे आप एलिमेंट्री में। एक ब्लॉक यहाँ पे डाल देगा, उसमें देखेगा भैया ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो कशिश मित्तल ने ये बताया है ना, 21 साल में वो IAS हो गया, उसकी मदर भी IPS है ना। अब देखना, आप सर्च करना गूगल में, मैंने स्टेटस में डाला था, देखा हुआ स्टेटस है। अब कौन देखा, तो ये तो दिख रहा है 16 तक है सीन, तो आंटी देखी सर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो पैसा होना चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप बढ़िया कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो जितना उसमें वो अर्न कर रहा होगा उतना वो IAS में नहीं करता अभी जितना है ना, वो अलग चीज़ है। अर्निंग के अलावा उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सोल, इसमें मन लग रहा है ना, कर रहा है। करने को तो कर लिया उसने, IIT भी कर लिया, करने को तो IAS भी कर लिया, बट ही वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अंदर से उसको लग रहा था, उसको कुछ कोई चीज़ काट रहा था, इस तरह का लग रहा था कि भाई हमारा ये लाइन है, हमारा ये लाइन है, या हम कहाँ जाना चाहते हैं। सुशांत सिंह हमको राजपूत संतुष्टि को का, किया था IIT, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग किया था। इंजीनियरिंग किया IIT। IIT कहाँ से करेगा, लोग कहते हैं IIT करेगा। चलो ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग भाई, कि बैलेंस फोर्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर बैलेंस फोर्स का मतलब है कि वो कोई स्टेट में परिवर्तन नहीं कर सकता है ना। नाउ लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। अब हम लोग ऐसे स्थिति की बात करते हैं जिसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। एक्स मान लो 6 न्यूटन है, वाई जो है 10 न्यूटन है। तो पहले वाले इधर वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स का कितना मैग्नीट्यूड है और वाई का कितना मैग्नीट्यूड है। अरे ये बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है बैलेंस फोर्स नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया, 4 किधर की तरफ, वाई, जो बड़ा वाला जो फोर्स है उसकी तरफ। तो यहाँ इसमें मोशन होगा, क्या होगा, मोशन। इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। मोशन होगा, किधर होगा ये भी समझना है, किधर होगा, जिधर ज़्यादा बल लग रहा है, जिधर 10 वाला है 10 वाला की तरफ ब्लॉक मूव कर जाएगा, 6 वाला की तरफ मूव नहीं कर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया, दे आर नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं है। कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है एक्ट्स इन द डायरेक्शन द ब्लॉक मूव्स। अब पूछोगे फोर्स लग किधर रहा है सर, एक्स की तरफ लग रहा है या वाई की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा, किधर मूव कर रहा है, इधर वाई की तरफ मूव कर रहा है। तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, जिधर की तरफ वो मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी ध्यान में रखना, फोर्स तो लग ही रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ये भी पूछेगा भैया किधर लग रहा है, तो जिधर मूव कर रहा है उधर लग रहा है। बात समझे, हम इस कप को इधर खींच रहे हैं, ये स्वयं सार्थक उधर खींच रहा है, कप चला गया उधर। हम पूछे फोर्स किधर लग रहा है, बता किसके तरफ लग रहा है, बोलो यार, मुंह नहीं खुल रहा है। मेरी तरफ। बात समझो ना, क्यों कैसे समझा तुम्हारी तरफ, जब तुम्हारी तरफ मोशन हो रहा है, क्योंकि मेरी तरफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उससे क्या हो गया, उससे पता थोड़ी चलेगा। आप ये बताओ ना, पता चलेगा मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अरे भाई मोशन किधर हो रहा है ये बताओ ना, उस साइड जिधर मोशन होगा उधर फोर्स लगेगा। हाँ ये अलग बात है कि मोशन उधर होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि फोर्स लग किधर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन को तुम डाइवर्ट मत करो। मैंने कहा फोर्स एक्ट किधर कर रहा है, तो उसका जवाब सिर्फ इतना है कि जिधर मोशन हो रहा है उधर फोर्स एक्ट कर रहा है। बात समझ गए, लगा तो हम भी रहते बल, लेकिन हमारे तरफ ये मूव नहीं कर रहा था, यानी हमारे तरफ फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, फोर्स एक्ट कर रहा उधर। ये सब बातें समझो, बेसिक चीज़ें हैं। आगे जाके 11th में वही कैलकुलेशन करना है भैया। अब फोर्स का कंसेप्ट ही नहीं समझोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा नॉर्मल फोर्स क्या है, ये क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ना। मतलब सिर्फ यही है कि नेट मूवमेंट जहाँ हो रहा है वहीं पे फोर्स लगेगा। नेट मूवमेंट की बात क्यों कर रही है यार, नेट फोर्स होता है, मूवमेंट तो एक ही तरफ होगा, इसमें नेट की क्या बात है भाई, मूवमेंट तो एक ही तरफ ना होगा। तुम्हारी तरफ हो रहा है, तुम्हारी तरफ फोर्स ज़्यादा है, नेट फोर्स जिधर ज़्यादा लग रहा है उधर होगा मूवमेंट, ये कैसे, बात समझे।
कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश ए बॉक्स ऑन ए रफ फ्लोर। अब जैसे मान लो किसी कोई बक्सा पड़ा हुआ, उसको कुछ बच्चे धक्का दे रहे हैं, है ना। इफ दे पुश द बॉक्स विथ ए स्मॉल फोर्स, अगर हल्का धक्का लगा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। अब मान लो इधर बच्चा लोग धक्का दे रहा है, ये है फोर्स, एरो दिखा रहा है फोर्स को, लेकिन ये बक्सा मूव नहीं कर रहा। मूव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग डायरेक्शन में उतना ही है जितना ये है, इसीलिए मूव नहीं कर रहा। जैसे ये पुशिंग फोर्स बढ़ गया, बढ़ गया, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बढ़ा है, थोड़ा सा और बढ़ाया है ना, तो थोड़ा सा और बढ़ाया तो क्या हुआ? इफ दे पुश द बॉक्स विथ ए स्मॉल फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन जो है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट इन दिस केस। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? दो सरफेस के बीच में होता है। कौन कौन सा सरफेस है? एक बॉक्स का सरफेस है, एक ज़मीन का सरफेस है, इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, हल्का धक्का दे रहे हो तो नहीं मूव कर रहा है, एक है। अब उसके बाद तो मूव करना शुरू किया ना, यानी अगर आपका ज़्यादा फोर्स हो गया फ्रिक्शनल फोर्स से, तब मूव किया ना, है। इट बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट। तो पहले वाले केस में क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैलेंस कर ले रहा है पुशिंग फोर्स को, जितना पुशिंग फोर्स है उतना बैलेंस। दूसरे वाले केस में जब थोड़ा सा हम अगर पुश करते हैं, है ना, इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स अंडर हार्डर स्टील द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा हम पुश करते हैं और ये फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है 9.4 C में, आपको ये पुशिंग फोर्स है, तो पुशिंग फोर्स का एरो जो है दिखा रहा है बड़ा, और फ्रिक्शन फोर्स का फोर्स इतना, तो ये ज़्यादा हो गया तो ये मूव करेगा। किधर मूव करेगा? जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो पुश की तरफ ज़्यादा लग रहा है या फ्रिक्शन की तरफ ज़्यादा लग रहा है? तो पुश की तरफ ये मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे जो है अनबैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ पर क्या है? तो इसलिए मूवमेंट होगा, हैं, ठीक है। तो कह रहा है स्टिल द पुशिंग इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्ड विद द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट मूव। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स जब होगा तो बॉक्स मूव करना स्टार्ट करेगा। मूवमेंट के लिए हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड ए बाइसिकल। साइकिल सब लोग चलाते हो, साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल से आया ना पढ़ने के लिए, तो फिर कह रहा है नहीं, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, अगर हम पैडलिंग स्टॉप कर जाते हैं तो साइकिल स्लो क्यों हो जाता है? कभी सोचा आपने? हैं? फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसके उल्टा फ्रिक्शनल फोर्स चल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको साइकिल को चलाते रहना है, बाइसिकल को मूव कराते रहना है, तो हमको पैडलिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये तो हमने कह दिया कि भाई ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज तभी होगा जब आप उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, लेकिन वो चलता रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। जैसे साइकिल के केस में एग्जांपल दिया कि पैडल चलाते रहते हो तो चलते रहते हो, पैडल बंद कर दिया तो नहीं चलते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मोशन को मेंटेन करने के लिए हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते रहना होगा। बात समझी कि नहीं समझी? साइकिल वाला एग्जांपल इसलिए दिया कि भाई ये तो हम समझ गए कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो मोशन होगा। अब उस मोशन को मेंटेन करने के लिए हमको लगा के रखना पड़ेगा उस बल को, ये भी समझना जरूरी। उसका एग्जांपल था साइकिल वाला। बात समझे ना? हैं? कंटिन्यूअस एप्लीकेशन, कंटिन्यूअस मतलब लगातार आपको अप्लाई करता रहना पड़ेगा। क्या अप्लाई करता रहना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स, देन ओनली मोशन विल बी देयर, कंटिन्यू, है ना? हैं? However, it is quite incorrect। लेकिन ये तो बड़ा कह रहा है कि ये सही नहीं है। क्यों? कह रहा है कि an object moves with a uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it। अच्छा, ये भी बात है। अब ये पैडलिंग वाला एग्जांपल दिया तो इससे ये पता चल रहा है
कि भाई आपको अगर मेंटेन करना है मोशन को तो यू ऑलवेज हैव टू पुट अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन जब यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता है उस केस में क्या होता है, वहाँ पर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, द ऑब्जेक्ट आर, तो वहाँ पर जो है अगर एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द force, pushing force and frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक समान गति से चल रहा है तो चल रहा है ना, वहाँ पर जो पुशिंग फोर्स है और जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो बैलेंस है, बैलेंस है ना। तो ये कहना कि हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, ये गलत है। ऑब्जेक्ट चलता रहेगा और मतलब चलने की कंटिन्यूटी के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, ये बात जो हम लोग करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स से मोशन हो गया और मोशन को कंटिन्यू करने के लिए हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स ही चाहिए, ये बात सही नहीं है। अनबैलेंस्ड फोर्स तो चाहिए लेकिन हमेशा चाहिए ऐसा नहीं है। किस केस में नहीं चाहिए, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, ऑलरेडी मूवमेंट हैज स्टार्टेड, मूवमेंट चल रहा है और वेलोसिटी क्या है उसकी, यूनिफॉर्म है, यानी उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो वहाँ तो मोशन हो रहा है ना भाई, लेकिन वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, यानी मेंटेन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब मोशन हो रहा है, हो सकता है वहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स हो, अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, ऐसा हो सकता है जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में होता है। ठीक है, हैं? अच्छा, if an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in its direction। और ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर है कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, वो बैलेंस्ड फोर्स है जो भी है, तो तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आपने उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तो या तो उसका स्पीड बदल जाएगा या फिर उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, thus to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required and the change in its speed would continue as long as this unbalanced force is applied। अब क्या ये बात कह रहा है, इस बात को समझिए कि भाई हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो है फोर्स वो बैलेंस है, फ्रिक्शनल फोर्स और जो पुश आप लगा रहे हो वो बैलेंस है, उसका मोशन हो रहा है। तो अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं इस पर तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट, नहीं ऑब्जेक्ट तो मूव ही कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, वो चेंज हो वेलोसिटी जाएगी। चेंज हो जाएगी। या तो स्पीड चेंज कर जाए, तो फोर्स लगाने से स्पीड चेंज करता है कि नहीं करता है, तो स्पीड चेंज कर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज कर जाए, इधर आ रहा है इधर आ जाए। ये कैसे कैसे हुआ, बॉल उधर से थ्रो किया तुमने, हमने बैट से इधर मार दिया, बॉल तो उधर से थ्रो किया, हमने बैट से ऐसे मार दिया, तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हमने फोर्स लगाया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज कर गया, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से उसका स्पीड चेंज कर गया। दोनों बात हो सकती है, स्पीड भी चेंज कर जाए, डायरेक्शन भी चेंज कर जाए, मतलब वेलोसिटी चेंज कर जाए। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर जाए या स्पीड चेंज कर जाए, कहने का मतलब है अगर स्पीड भी चेंज करे या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज करे, दोनों केस में होगा क्या, तो एक्सलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट, ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू बाई टी। तो अगर मान लो वेलोसिटी चेंज करेगा या स्पीड चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन होगा ना भाई। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है कि एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो भी कहिए, है ना। तो इफ देयर इज ए चेंज, जैसे u से v हुआ, तो व्हाट इज द चेंज, v माइनस यू, और उसका रेट, रेट मतलब t से डिवाइड कर दीजिए, टाइम से, तो v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर स्पीड बदल गया तब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन बदल गया तब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से हुआ क्या भाई, तो स्पीड बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, बोल रहे हैं ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि भैया अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट ये है कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे भैया तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन। बात समझ गए। हाँ। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लाना है तो उसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं लाना है। जैसे इनफॉर्म मोशन है, इनफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अरे इसको नहीं पता इनफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है, कैसे क्यों जीरो है बताओ। कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है हाँ, तो सो व्हाट, एक्सेलरेशन में जीरो ही तो है। ये बताओ ना यार, एक्सेलरेशन का मतलब होता है v माइनस यू, तो v माइनस v इज जीरो, u माइनस यू इज जीरो, ये नहीं बोल रहा है। अरे भाई एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, बराबर देखो कंफ्यूज, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। तो अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो जो u है वही v है ना, जो u है वही v है ना, तो v माइनस यू क्या हुआ, जीरो। ये बोलो ना, 0/t क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए वही मतलब, क्या मतलब है? तो Same बोलो ना मतलब भाई, तो इनफॉर्म constant। स्पीड से अगर चल रहा है तो उसका मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। तुझे लिखने की बात है ना नहीं सर? तो ये देखो ना यार, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं होगा ना, नहीं होगा। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स अगर हम लगाएंगे तो उससे एक्सेलरेशन पैदा होगा। और एक्सेलरेशन पैदा क्यों होगा, क्योंकि स्पीड जो है इनफॉर्म नहीं है, स्पीड इनफॉर्म नहीं है ना, बदल रहा है। और ये बदलना, वेलोसिटी बदलना सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलने से नहीं होता, अब डायरेक्शन बदलने से भी हो सकता है। अब सर अनबैलेंस है मतलब एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इट रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो भी है। ब्रेक लगाया तो वो भी फोर्स है ना भाई, वो भी अनबैलेंस फोर्स है। ब्रेक की वजह से वो जो है रुक गया तो वहाँ पे रिटार्डेशन होता है, ठीक है। इसका फोन है, ठीक है। तो आपको जो है अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से होता क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से क्या होता है कि उसको, उस ऑब्जेक्ट में एक्सलरेशन आता है, यानी इट एक्सलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा भाई एक्सलरेट कैसे करोगे ऑब्जेक्ट को, तब उसमें कहोगे जवाब कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे। बैलेंस फोर्स लगाने से एक्सलरेट नहीं करेगा वो, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से एक्सलरेट करेगा, ठीक है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied। और जितना देर तक ये अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तब तक उसके स्पीड में चेंज होता रहेगा या उसका वेलोसिटी जो है चेंज। तो स्पीड में चेंज हो या उसके डायरेक्शन में चेंज हो तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो अगर मान लो स्पीड में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन बदल गया तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज हो। तो आपको इसको जो है अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से क्या होगा, वो कंटिन्यू होता रहेगा मोशन, है ना। तो उसका मोशन कंटिन्यू करता रहेगा। तो कह रहा है कि दस टू एक्सलेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड चेंज इन इट्स स्पीड या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। उसके स्पीड में तब तक चेंज होता रहेगा या उसके डायरेक्शन में तब तक चेंज होता रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता रहेगा, ठीक है। हाउएवर इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड कंप्लीटली द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड। लेकिन अब ये मान लो कि फोर्स अगर हटा दिया गया कंप्लीटली अगर हटा दिया गया तो इसका मतलब है कि ये रुक जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स लगा है उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है मतलब उसके स्पीड में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो भैया अगर आपने उस फोर्स को हटा लिया तो इसका मतलब वो स्टॉप कर जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर उस फोर्स को हटा लिया तो जितना स्पीड उसका हो गया है उस पर वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर मान लो 40 पर है, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया फोर्स लगाना, अनबैलेंस फोर्स लगानी, और आपने अचानक फोर्स को हटा लिया अनबैलेंस फोर्स को, तो 40 पे चलता रहेगा। हाँ। ये नहीं कि वो जीरो हो जाएगा। बात समझे? हाँ समझे। यही तक, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट मतलब पार्ट एंड ऑफ पार्ट 1 ना, पार्ट 1 इज देयर दिस चैप्टर एंड अगेन विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो with part 2 force and laws of motion. Just wait for that and don't forget to like and subscribe my channel so that you can have more such videos. Okay.